Hello everyone, this is part 8 of class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम पहले वाले पार्ट्स में कराए हैं, पार्ट 1 to 7। अब हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं, स्टेलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो देखो, जो प्लान्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं ना, तो उसका जो स्टार्टिंग का पीरियड था, तो उसके कारण ना जो एग्रीकल्चर की कलेक्टिवाइजेशन स्टेलिन ने इंट्रोड्यूस की थी, उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। 1927 से 1928 तक ना जो सोवियत रशिया के टाउन्स थे ना, उनमें काफी ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम आने लग गई थी। मतलब अनाज वहां पे कम पड़ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना प्राइसेस फिक्स कर दिए थे कि इसी प्राइसेस पर आप ग्रेन्स को बेच सकते हो। लेकिन पीजेंट्स मना कर रहे थे इस प्राइसेस पर बेचने को गवर्नमेंट बायर्स को। तो स्टालिन, जो कि देखो लेनिन लेनिन की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद पार्टी को स्टालिन लीड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स ला दिए थे काफी सख्त, क्योंकि उनका मानना था कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स है ना, जो गांव देहात के एरिया में रहते हैं, जिनके पास स्टॉक्स है, तो इन्होंने ना स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है, बेच नहीं रही है। इनको हायर प्राइसेस की उम्मीद है, स्टेलिन को ऐसा लगने लग गया था। तो ये उन्होंने ना सप्लाईज को कन्फिस्केट कर दिया, मतलब जब्त कर दिया। तो 1928 में पार्टी के मेंबर्स ने ना ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो होते थे उधर टूर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने जब सुपरवाइज किया तो ग्रेन्स को कलेक्ट भी किया और कुलेक्स को रेड करना शुरू कर दिया। कुलेक्स क्या होते थे? जो वेल टू डू पीजेंट्स होते हैं ना, उनको कुलेक्स कहते हैं। तो उनको लगता था कि ये स्टॉक को होल्ड करे बैठे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से काम करने शुरू कर दिए थे। क्योंकि ये शॉर्टेजेस कंटिन्यू कर होती रही, मतलब शॉर्टेजेस चलती रही, तो डिसीजन ऐसा लिया गया कि ना फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर देंगे। ऐसा कहा गया कि ये ग्रेन शॉर्टेजेस जो है ना, ये इस कारण है क्योंकि जो फार्मलैंड होता है ना, उसकी होल्डिंग का साइज छोटा है, काफी छोटे छोटे एरिया में कल्टीवेशन करते हो, इसी के कारण ये ग्रेन शॉर्टेजेस आ रही है। तो 1917 के बाद ना लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे दिया गया। अब ये जो स्मॉल साइज्ड पीजेंट होते थे ना, मतलब स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स जो होते थे, इनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था। तो मॉडर्न फार्म्स बनाने के लिए ना उनको इंडस्ट्रियल लाइंस जो होती थी मशीनरी की, उनके साथ साथ काम करते रहे। वो इस तरह का करने के लिए ना ये कुलेक्स को एलिमिनेट करना नेसेसरी लग रहा था। कुलेक्स मतलब ये वेल टू डू पीजेंट्स जो होते थे, इनको एलिमिनेट करना नेसेसरी लग रहा था। तो ये पीजेंट्स का लैंड लेकर ना एक स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म एस्टेब्लिश कर दिया गया। मतलब इस तरह का सिस्टम हो गया। अब ये स्मॉल होल्डिंग्स जो होती थी, इन सबको छीन लिया। अब सारे फार्म्स स्टेट कंट्रोल कर रहा है और लार्ज फार्म्स है अब उनमें पीजेंट्स काम कर लेंगे। तो ये जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था ना, यही था। तो 1929 में देखो, पार्टी ने सभी पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म्स जो होते थे ना, जिनको कोलखोज कहते थे, देखो इस पर काम करने के लिए मजबूर किया। तो जो लैंड का काफी कुछ प्रोड्यूस होता था या इम्प्लीमेंट्स होते थे, ये सब जो कलेक्टिव फार्म्स की ओनरशिप होती थी उन तक ट्रांसफर कर दी गई, मतलब उनको दे दी गई। पीजेंट्स जो इधर काम करते थे ना, और जो कोलखोज का प्रॉफिट होता था वो उसको शेयर कर लेते थे पीजेंट्स ही। तो पीजेंट्स ना इस सब सिस्टम से नाराज थे। तो गुस्साए हुए पीजेंट्स जो थे वो अथॉरिटीज को ना रेजिस्ट करने की कोशिश करते थे, और साथ ही में अपने लाइफ स्टॉक मतलब पशुधन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1929 से 1931 तक ना कैटल जो है वो एक तिहाई हो गई थी। मतलब जितनी कैटल थी, अब उसमें से सिर्फ वन थर्ड कैटल रह गई थी। तो जो लोग इस तरह से कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट करते थे ना, विद्रोह करते थे, उनको पनिश भी किया जाता था। कईयों को तो देश निकाला भी दे दिया या देश से बाहर भी फेंक दिया। तो वो जो देखो रेजिस्ट करते थे ना कलेक्टिवाइजेशन, तो पीजेंट्स कहते थे कि हम रिच नहीं है, हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम रिच भी नहीं है, तो कलेक्टिवाइजेशन हमारे लिए सही से काम नहीं कर रहा। तो वो देखो कलेक्टिव फार्म्स में कई रीजन से काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए अलाउ तो कर दिया था, लेकिन फिर ऐसे लोगों को ना बहुत ही अनसिंपैथेटिकली, मतलब बिल्कुल निर्दयता से ट्रीट करते थे। तो कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद ना प्रोडक्शन नहीं बढ़ी थी, मतलब कलेक्टिवाइजेशन एक तरह से फेल ही हो रही थी। देखो जो बैड हार्वेस्ट थे 1930 से 1933 वाले, इसके कारण तो बल्कि सोवियत हिस्ट्री की काफी एक खतरनाक वाली फेमाइन, मतलब भूख जो होती है ना, फेमाइन, अनाज की कमी, ये आई थी, जिसके कारण 4 मिलियन 40 लाख लोग मरे थे। अब देखो ऑफिशियल व्यू ऑफ द ओपोजिशन टू कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, मतलब ऑफिशियल व्यू क्या था ओपोजिशन का कलेक्टिवाइजेशन को लेकर। तो देखो वो बताते हैं कि इस साल की फरवरी के सेकेंड हाफ से ना यूक्रेन के कई रीजन्स में पीजेंट्स जो है ना, उन्होंने विद्रोह बहुत ज्यादा किया है। तो ये किस कारण है? क्योंकि पार्टी के कुछ लोग जो लोअर रैंक पे है ना, ये दिक्कत क्रिएट करते हैं, या फिर सोवियत जो अपैरेटस है कलेक्टिवाइजेशन लाने के लिए जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं, तो और स्प्रिंग हार्वेस्ट के टाइम किस तरह से काम करना है, इसके लिए भी उन्होंने जो सिस्टम अपनाए है ना, ये पीजेंट्स को पसंद नहीं आए। मेनली इसके कारण वो विद्रोह कर रहे हैं। तो कम ही टाइम पे ना लार्ज स्केल एक्टिविटीज जो होती थी कई रीजन्स में, वो नेबरिंग एरियाज में भी होने लग गई। और इसी में देखो एक बहुत ही अग्रेसिव अग्रेसिव विद्रोह बॉर्डर के नजदीक हुआ है।
तो जो पीजेंट इंसरेक्शंस हुई है, मतलब कि ये जो विद्रोह हुए ना पीजेंट्स का, इसका ना काफी कारण तो ये है कि वो चाहते हैं कि जो स्टॉक्स है ना ग्रेन्स की, पशुओं की या टूल्स की, वो उनको वापस कर दी जाए। तो 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में ही 25,000 को इन विद्रोह में अरेस्ट किया गया है, 656 को एग्जीक्यूट किया गया है, मतलब मार दिया गया है, और 3,673 लोगों को इम्प्रिजन कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, लेबर कैंप्स में, और 5,580 को देश से निकाल दिया गया है। तो ये रिपोर्ट है के एम कार्लसन की। ये कौन थे? ये थे स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट टू द सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और ये सब हुआ 19 मार्च 1930 को। तो देखो ये कलेक्टिवाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कई लोग ना जो पार्टी के अंदर थे, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रही थी ना प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, इसमें काफी कुछ भ्रम था, समझ नहीं आ रहा था। तो इसके कारण भी ना पार्टी के कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और कलेक्टिवाइजेशन को लेकर पार्टी के अंदर के लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया। तो स्टालिन और जो उनके समर्थक थे ना, उन्होंने इन क्रिटिसाइजर्स को सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का नाम दे दिया, कि ये सोशलिज्म के विद्रोह का विरोध कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं, इस तरह से उन पे आरोप लगाया। तो इस तरह के आरोप ना पूरे कंट्री में कई जगह पर लगाए गए थ्रू आउट द कंट्री। और 1939 तक लग ओवर 2 मिलियन, 2 मिलियन से ज्यादा, मतलब 20 लाख से ज्यादा लोग प्रिजन्स या लेबर कैंप्स में थे। तो इनमें से काफी लोगों के तो कोई क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन उनके लिए बोलने वाला कौन था? तो काफी जो थे ना उन काफी लोगों को फॉल्स कन्फेशंस, मतलब झूठे बयान देने के लिए फोर्स किया गया, टॉर्चर करके, और उनको मार भी दिया गया कईयों को। और इनमें से कईयों को जो मारा है ना, वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। देखो ये एक लेटर है पीजेंट की तरफ से, जो कि कलेक्टिव फार्म को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब ये किस न्यूज़पेपर में है? क्रेशेंस्किया गजेता, इस न्यूज़पेपर में। देखो वो बताता है कि मैं एक नेचुरल वर्किंग पीजेंट हूँ जिसका जन्म 1879 में हुआ है। मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। मेरी वाइफ का जन्म 1881 में हुआ है। मेरा बेटा जो है वो 16 साल का है, और 2 बेटियां हैं 19 साल की। तीनों स्कूल जाते हैं, और उसकी सिस्टर 71 की है। तो 1932 में ही ना काफी हैवी टैक्सेस उसके ऊपर लगा दिए गए थे, तो जो पे करना उसके लिए इम्पॉसिबल सा था। तो 1935 में लोकल अथॉरिटीज ने टैक्सेस और बढ़ा दिए उसके ऊपर। तो वो उन सबको हैंडल नहीं कर सकता था, टैक्स नहीं पे कर सकता था। तो उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर लिया गया। क्या था उसकी प्रॉपर्टी में? हॉर्स था उसका, काव था, काफ था, शीप थी, उसके लैम्प्स भी थे, और जितने भी उसके टूल्स इंप्लीमेंट्स थे, फर्नीचर वगैरह, जो भी उसके पास लकड़ी थी, वुड था, ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स को रिपेयर कर सके, उन सबको रजिस्टर कर दिया। और उनमें से काफी कुछ ना टैक्सेस की चाहत में उन्होंने बेच भी दिए। तो 1936 में उन्होंने उसकी 2 बिल्डिंग्स बेच दी। कोलखोज ने वो बिल्डिंग्स खरीद ली। कोलखोज हमने पढ़ा है, कलेक्टिव फार्म। तो 1937 तक ना जो 2 हट्स उसके पास थे, उनमें से एक को सोल्ड, एक बेच दिया है, और एक कॉन्फिस्केटेड, मतलब कब्जा लिया है। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो जो देखो एग्जिस्टिंग पार्टीज थी ना यूरोप में, तो वो बोल्शेविक्स ने जो पावर ले ली थी ना, और पावर उनके पास ही थी, इसको अप्रूव नहीं कर रही थी, उससे सहमत नहीं थी। लेकिन फिर भी देखो, जो ये वर्कर स्टेट बनाया था ना उन्होंने, इसके कारण लोगों के मन में आशा आ गई थी पूरे वर्ल्ड में। काफी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल जो होते थे, जैसे इंडिया भी उस टाइम पर कॉलोनी था ना ब्रिटेन की, तो हम कॉलोनियल पीपल ही हो गए एक तरह से। तो कॉलोनियल पीपल को उन्होंने कहा, बोल्शेविक्स ने, कि आप भी हमारी तरह से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। काफी जो नॉन रशियंस थे ना, यूएसएसआर से बाहर जो होते थे, वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और बोल्शेविक्स ने जो बनाई थी कॉमिंटर्न, इसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। कईयों का एजुकेशन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में भी मिली है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ना यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था, और पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म जाना जाने लग गया था अब। तो देखो 1950s तक ऐसा माने जाने लग गया था कि विद इन द कंट्री जो यूएसएसआर है ना, वो रशियन रेवोल्यूशन ने जो आइडियल सेट किए थे ना, गवर्नमेंट अब उस तरह से नहीं चल रही यूएसएसआर में भी। तो पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट जो है ना, उसको रिकॉग्नाइज तो किया गया, लेकिन ऐसा माना गया कि सब कुछ तो सही नहीं है। सोवियत यूनियन में एक बैकवर्ड कंट्री होता था, अब वो एक ग्रेट पावर बन चुका है। उसकी यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर भी डेवलप की है, मतलब यूएसएसआर की, और पुअर को भी अब खाने को मिल रहा है। लेकिन देखो जो एसेंशियल फ्रीडम होती थी ना सिटीजन्स की, उसको डिनाई कर दिया है अब यूएसएसआर ने। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, अब वो काफी हार्श पॉलिसीज के थ्रू चल रहे हैं। तो 20th सेंचुरी के एंड तक ना इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी वो यूएसएसआर की एक सोवियत कंट्री की तरह वो डिक्लाइन होने लग गई थी। हालांकि ये माना जाता था कि सोशलिस्ट आइडियल्स जो है उनको अभी भी इज्जत मिलती है लोगों के बीच में, लेकिन
एक तरह से क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट हो चुका था। तो हर एक कंट्री ने ये जो आइडियाज है ना सोशलिज्म के, थोड़े अलग अलग तरीके से अपनाए है, एग्जैक्ट यूएसएसआर की तरह नहीं अपनाए। देखो राइटिंग्स अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन, तो जो काफी रशियन रेवोल्यूशन से लोग प्रेरित हुए ना, उनमें से काफी इंडियंस भी थे। कईयों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी अटेंड भी की। मिड 1920s तक कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी बन गई थी, और उसके जो मेंबर्स होते थे ना वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में रहते थे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल या कल्चरल फिगर्स है, उन्होंने सोवियत एक्सपेरिमेंट्स में काफी इंटरेस्ट भी लिया और रशिया गए भी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में देखो जवाहरलाल नेहरू भी आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी आ जाते हैं, इन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा भी है। इंडिया में सोवियत रशिया को लेकर ना काफी राइटिंग्स भी मतलब लिखा भी गया है। हिंदी में देखो जैसे आर एस अवस्थी है, इन्होंने 1920 से 1921 तक रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, और फिर रेड रेवोल्यूशन, ऐसी बुक्स लिखी। एस डी विद्यालंकर ने द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया लिखी है। और काफी जो है काफी साहित्य बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी लिखा गया है। एन इंडियन अराइव्स इन द सोवियत रशिया इन 1920। तो देखो शौकत उस्मानी ये गए होंगे, इन्होंने देखो क्या लिखता है, क्या लिखते हैं, मेरी लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यूरोपियंस जो है वो एशियंस के साथ फ्रीली मिक्स हो रहे हैं, फ्रीली बात कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। तो जब रशियंस को वो कंट्री के दूसरे लोगों के साथ मिलते हुए देखते हैं ना, तो वो मान जाते हैं कि ये जो लैंड है ना, यूएसएसआर का लैंड, रशिया का लैंड, ये लैंड ऑफ रियल इक्वालिटी है। हमने फ्रीडम को उस एकदम सही तरीके से देखा है। काफी पॉवर्टी होती थी इधर, काफी पॉवर्टी है इधर मतलब। और जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज होते थे और इंपीरियलिस्ट होते थे, मतलब रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट जो होते थे, इनके कारण थी पॉवर्टी। और देखो ये लोग जो है ना आज काफी खुश है, पहले से ज्यादा खुश है। रेवोल्यूशन के कारण इनके मन में काफी कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस, निर्भयता आ गई है। और रियल ब्रदरहुड जो मैनकाइंड का होना चाहिए ना, वो 50 डिफरेंट नेशनैलिटीज के जो इधर लोग रहते हैं उनमें दिखता है। कोई भी कास्ट या रिलीजन का बैरियर नहीं है, और ये एकदम साथ साथ में घुल मिल के रहते हैं। हर एक सोल मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पे ओरेटर बन चुका है। हम देख सकते हैं कि एक नॉर्मल वर्कर हो, एक पीजेंट हो या सोल्जर हो, हर कोई प्रोफेशनल लेक्चरर की तरह भाषण दे देता है यहाँ पे। इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ये लोग। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं रशिया के बारे में 1930 में। मॉस्को जो है ना दूसरी यूरोपियन कैपिटल से तो कम क्लीन दिखती है। यहाँ के जो लोग घूमते रहते हैं इधर स्ट्रीट्स पे, वो भी स्मार्ट नहीं दिखते। और पूरे प्लेस में वर्कर्स है, सिर्फ वर्कर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और जेंटलमैन जैसा तो कोई भी नहीं लगता। और ये लोग ना पहले तो बैकग्राउंड में रहते थे, और अब ये एकदम फॉरवर्ड में आ चुके हैं, इतने मतलब ये इवोल्व हो चुके हैं। इन्हें लगता था कि पीजेंट्स और वर्कर्स है ना अपने कंट्री के, मतलब इंडिया के पीजेंट्स और वर्कर्स से कंपेयर करके कह रही है कि इनकी स्थिति काफी बेटर है अब। ऐसा लगता है कि जैसे अरेबियन नाइट्स के जीनी ने यहाँ पे काम कर दिया हो। सिर्फ एक डिकेड पहले देखा देखा जाता था कि ये लोग काफी इलिटरेट, अल्प अनपढ़ है, भूखे हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं। लेकिन अब ये कितने इवोल्व कर चुके हैं। तो इससे वो काफी ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंडियन बताते हैं खुद को, मतलब बताते हैं कि मैं भी खुद अब ऐसा ही देखना चाहता हूँ इंडिया को भी, कि कैसे इन लोगों ने, रशियंस ने, माउंटेन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के पहाड़ को हटा दिया है और हेल्पलेसनेस को हटा दिया है कुछ ही सालों में। तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर इस पूरे स्टैंजा में रशियंस की तारीफ ही कर रहे हैं। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।